जिंदगी में इतनी करप्ट हुकूमत कभी नहीं देखी। ओ मियां साहब जानते हो साड़ी बारी आंदे हो ना। हम लोग हैं जो इस वक्त इस्लामाबाद में जिनका गठजोड़ हुआ है। चौधरी शुजात साहब आप तैयार हो जाएं, अभी टेलीफोन कॉल आने वाली है नवाज शरीफ से आपको। हम तो चाहते हैं सारे इकट्ठे हो जाएं एक दफा। खून चूसने वाले ऊपर बैठे हुए हैं। इन्होंने अगर धांधली करके इनका ख्याल है कि इलेक्शन ये जीत लेंगे, पाकिस्तान की सड़कों पे खून होना है। ऐसे काम नहीं चलेगा। खबर करें, आपकी पारी का इंतजार करें। सिर्फ नवाज शरीफ अपने साथ से डिक्लेयर कर दे तब भी हम इत्तेहाद की बात कर सकते हैं। एस्टैब्लिशमेंट या सेक्शन ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट अपना खेल खेलेगी तो इससे पाकिस्तान में कोई बेहतरी नहीं आ सकती। हाँ, वो इमरान खान के हवाले से हो, हम ये समझते हैं कि एक और PMLQ कंसीव की जा रही है, सब स्टेज मैनेज किया जा रहा है। ये इसके पीछे कोई और एस्टैब्लिशमेंट को अपना जो रवायती और तारीखी रोल है उससे पीछे हटना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन सेशन। मैं हूं आसमा चौधरी। नाजरीन, पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, सियासी हालात की बात करते हैं, मुल्की हालात का अगर जिक्र करते हैं, जिस मुल्क में महंगाई 5.8% तकरीबन अगर एक हफ्ते में महंगाई की इजाफे की ये शरह हो, तो उस मुल्क में अगर हम बाकी दीगर चीज़ों का जिक्र करते हैं, CNG के लिए लोग अगर कतारों में खड़े हैं, बिजली के आने का इंतजार कर रहे हैं कि किस वक्त बिजली आएगी, भूख और अफलास से लोग अगर खुदकुशियां करने पर मजबूर हो रहे हैं, तो आवाम का कहा जाता है कि उस मुल्क में कोई पुरसाने हाल नहीं। लेकिन जब हम बात करते हैं सियासी जमातों की, उनका जिक्र करते हैं, तो वो मुल्क की सियासी हालात में जब तब्दीली आने लगती है तो कहा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट बहुत कुछ चेंज करने जा रही है, मुल्क के सियासी हालात को बदल रही है, किसी पार्टी को सपोर्ट कर रही है। ये कहा जा रहा है एस्टेब्लिशमेंट के बारे में। माजी में तो हम ऐसे देखते रहे कि कई ऐसी मिसालें मौजूद थी कि एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की सियासी हालात का जो है नक्शा चेंज किया। लेकिन आज 2011 में भी कुछ ऐसा ही मंजरनामा बन रहा है या कुछ ऐसे ही हालात एक बार फिर दोहराए जा रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट किसी खास सियासी जमात को सपोर्ट कर रही है। लेकिन हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जलसा हुआ वो भी लोगों ने देखा, उसके बाद जो सियासी जमातों की जानिब से इल्जामात भी लगाए गए वो भी आप सबके सामने हैं। लेकिन जब हम अवाम का जिक्र करते हैं तो क्या इसी तरह होता रहेगा? पाकिस्तान में अवाम के दुखों का पुरसाने हाल कौन होगा, उनकी ज़रूरतों का कौन एहसास करेगा, और क्या सिर्फ ये सियासी खेल बारियों तक ही महदूद रहेगा कि अभी इसकी बारी है और कल किसी और की बारी है और सिर्फ बारियां आएंगी और इक्तदार की बंदर बांट होगी? इस सारे सीन में अवाम को कौन देखेगा और उनके हालात किस तरह से तब्दील होंगे? सियासतदानों के हालात तो वक्त के साथ साथ वैसे भी तब्दील होते रहते हैं, अवाम के हालात कैसे तब्दील होंगे और एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त मुल्क में क्या करने जा रही है? कुछ खास नया सियासी नक्शा खींचने की तैयारी हो रही है या नहीं? इस पे हमारे सियासी लीडर्स क्या कहते हैं, इस पे बात करेंगे। एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे आपके खिदमत में अपने मौजूद मेहमानों के साथ। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात होगी पाकिस्तान के सियासी हालात के हवाले से, कौन सियासी हालात को किस तरह से तब्दील कर रहा है, एस्टेब्लिशमेंट का इसमें कितना हाथ है और कौन सी जमात को इस वक्त अवामी सपोर्ट हासिल है या नहीं, या सिर्फ सारे बारियों के इंतजार तक ही महदूद है। इस पर बात करेंगे। कराची से में ज्वाइन करेंगे शर्जील मेमन साहब, वजीर इत्तलात हैं, नशरियात हैं सिंध गवर्नमेंट के, आपको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। लाहौर से में ज्वाइन करेंगे ज़ईम कादरी साहब, रुकन कौमी पंजाब असम्बली है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। फारूक अमजद मीर साहब हमें ज्वाइन करेंगे, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आप सबको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। सबसे पहले फारूक अमजद मीर साहब, आपसे अगर हम जवाब ले लें इस चीज का। आज जैसे चौधरी निसार साहब ने कहा कि एक नई PMLQ बनाने जा रही है, इससे पहले आप भी PMLQ में थे, PTI आपने अभी रिसेंटली ज्वाइन की, और कहा जा रहा है इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग जो हैं आपकी जमात को सपोर्ट करें, क्या ऐसा ही है? इसमें कितनी हकीकत है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि चौधरी निसार साहब को शायद ये गलतफहमी है कि हर पार्टी जो है वो उन्हीं की पार्टी की तरह बनती है। ऐसे नहीं है। ये इस्टेब्लिशमेंट, ये जो देखिए अभी तक हमने तहरीक इंसाफ ने जो सियासत में मेजर एक काम किया है वो करप्शन को इंट्रोड्यूस कराने के बाद, दूसरा काम ये है कि हमने ये लाहौर में जो जलसा किया है ये कोई इस्टेब्लिशमेंट नहीं करवा सकती ये जलसा, और उसका जो तासुर अवाम पे है वो भी सबके सामने है। और उसके बाद अब ये लोग घबरा गए। आपको ये पता है कि चंद हफ्ते पहले तक ये तहरीक इंसाफ का कोई नाम नहीं लेता था, अब बनती नहीं है बादा और सागर कहे बगैर। अब हर तकरीर में, हर टीवी टॉक में, हर जगह पे ये हमारा नाम जरूर लेते हैं और उसको जो है वो इस तरह करने की कोशिश करते हैं जिससे ये लगे कि तहरीक इंसाफ ने ये काम नहीं किया और अवाम ने ये काम नहीं किया। कुछ पोशीदा कुव्वतें हैं जो ये काम कर रही हैं। तो मैं इनसे अदब से गुजारिश करूंगा
कि सियासत में जो है वो सबको नजर आता है, जो जिस जज्बे से लोग आते हैं वो सारों के सामने है। और अगर अवाम अब ये वाकई समझ के देखें, इमरान खान को 16 साल लगे हैं ये बात लोगों को समझाने में कि पाकिस्तान का नंबर 1 मसला जो है वो करप्शन है, और करप्शन भी जो है जो हायर बिल्कुल करप्शन, वो तो हम हाईलाइट भी करते हैं केसेस को डेली जो चल रहे हैं पाकिस्तान में करप्शन के हवाले से। आपने खुद ही कह दिया उनको 16 साल लगे लोगों को रियलाइज कराने में। एक एतराज ये होता है कि 16 साल आप लोग अपनी जमात को मुनज़्ज़म नहीं कर पाए, पाकिस्तान के सियासी हालात को कैसे तब्दील कर पाएंगे, क्या नक्शा बनाएंगे पाकिस्तान का, और पाकिस्तान के हालात को चलाएंगे कैसे अगर आप लोग जीत कर आ जाते हैं, असेंबलीज में मौजूद होते हैं? देखिए, ये भी एक बड़ा मिसकंसेप्शन है। पाकिस्तान में हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये बड़ी एक मुनज़्ज़म जमात है। हाँ, ये ज़रूर है कि हमें वो अवामी तईद हासिल नहीं थी पहले जो आज हासिल है, और ये सबको पता है। टर्निंग पॉइंट जो है वो 30 अक्टूबर को आया है। अब ये कहना कि जी बड़े बड़े नाम नहीं हैं, अगर तो बड़े नाम से किसी की मुराद ये है कि जिसने पाकिस्तान के अवाम को लूटा है और जो सियासत में इस वजह से आया है कि अपनी इल गॉटन मनी जो है उसको उसने प्रोटेक्शन देनी है, तो फिर हम इन बड़े नामों से भले बगैर ही अच्छे। और जहां तक ये बात है, चले आप बड़े बड़े नामों का आप जिक्र करें। जी जी, मैं ज़हीम कादरी साहब से अगर पूछ लूं। जी बोलिए, जी फरमाइए। नहीं आप कर रहे, कोई मैं नाराज होकर नहीं कह रहा। अच्छा, ज़हीम कादरी साहब आप सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं। पीटीआई के हवाले से आपकी जमात ने भी बारहा ये कहा कि ये जी मुख्तलिफ जमातों के लोगों को, छोटी जमातों के लोगों को यहाँ पे बुलाया गया, ये जलसा अरेंज कराया गया, लेकिन जैसे वो कह रहे हैं कि अब आप हर तकरीर में मजबूर हो गए इनका जिक्र करने पे, तो क्या वाकई आपके नर्व्स पे, आपकी जमात के नर्व्स पे इमरान खान इस वक्त सवार हो चुके हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आसमा। एक्चुअली जब ये बात शुरू हुई तो ये काफ़ी देर से इनका ये वतीरा था कि ये समझ रहे थे कि शायद कोई इस तरह का ये इम्पैक्ट लाएं कि हमारे PMLN के जो वोट बैंक है और उनका जो एटीट्यूड है उसको फॉलो अप करके उसकी उस स्ट्राइड पे चल के शायद ये कोई इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर लें जिससे लोग इनकी तरफ राग़िब हो जाएं। लेकिन ये 15 साल उसमें कामयाब नहीं हो सके। अब जो नई बात हुई वो सिर्फ हमने नहीं कही, जो इस्टेब्लिशमेंट की इंडक्शन की बात है वो हमने नहीं कही। रहमान मलिक साहब ने कैटेगोरिकली कहा कि मुझे पता है कि ये जलसा किसने हुआ, किसने कराया और किस तरह किया गया। चौधरी शुजात साहब ने भी आइडेंटिकल बात की कि पिंडी में बाकायदा एक ड्राई क्लीनर शॉप खोली गई है जहाँ से लोगों को ड्राई क्लीन करके दोबारा एक पॉलिटिकल पार्टी में शामिल किया जा रहा है। स्टेटस को की जो ये बात करते थे, ये वही स्टेटस को है जिसको तोड़ने के लिए हमने 10 बरस जनरल परवेज मुशर्रफ को कन्फ्रंट किया। अब ये तो कोई नहीं कह सकता कि पीपल्स पार्टी ने और PMLN ने कन्फ्रंट नहीं किया परवेज मुशर्रफ को। हमने ARD में, मैं खुद जनरल सेक्रेटरी था पंजाब का, हमने जेलें भी काटी, मारे भी खाई और सबने देखा क्या हुआ। लेकिन वो स्टेटस को जो जिसको तोड़ने की बात की जा रही है कि हम स्टेटस को के लोग हैं, आज वही पावर्स, वही आदमी जो स्टेटस को की जमात हमें कह रहे हैं, वो खुद उस स्टेटस को में वापस जा रहे हैं और वही लोग इकट्ठे किए जा रहे हैं जो उन 10 बरसों में वो तब्दीली लाने में नाकाम रहे जिसका आज जिक्र किया जा रहा है। अर्ज सिर्फ ये तो ये तब्दीली फिर आप लेकर आएंगे? आपकी जमात ये कहती है आपका हक है, शायद आप जिलावतनी आप लोगों ने गुजारी, जेलें गुजारी, जरदारी साहब की बारी के बाद अब आपकी बारी आ गई, तो ये इमरान खान बीच में कहां से आ गए? बारी आपकी बन रही थी क्या? मैं तो बारी में बिलीव ही नहीं करता बीबी। ये बारी की बात जो है ये मेरे ख्याल में गलतुल आम सही एक जुमला है जो किसी ने बोल दिया और बारी की बात रही। बारी पे मैं बिलीव नहीं करता। बारी तो तब लगेगी जब यकीनन एस्टैब्लिशमेंट अपना रोल प्ले करेगी और उसको पता होगा कि अवाम किसको वोट देने जा रहे हैं और वो किसको जिताकर इस मुल्क का हुक्मरान बनाना चाह रहे हैं। देखिए, बारी वाली बात बिल्कुल गलत है, चाहे वो मेरी हो चाहे किसी की भी हो। ये हक बहरहाल बिल्कुल आपकी नहीं। वो गिलानी साहब बार-बार कहते हैं ना कि थर्ड टाइम हमने प्राइम मिनिस्टरशिप आप लोगों के लिए रखी, आप लोगों के कहने पे रखी कि आप लोग बारी के इंतजार में थे। वो गिलानी साहब की मैं रेफरेंस दे रही हूँ, वो हर तकरीर में कहते हैं कि थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टरशिप हमने आप लोगों के कहने पे रखी। नहीं, वो सिर्फ हमारे कहने पे नहीं रखी। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहबा उस वक्त हयात थी, ये प्रॉब्लम उनका भी था। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में इस बात का, तो वो दुनिया में नहीं रही, मैं एक जुमला हुकूमत आ गई कि बीबी साहबा जो थी, बीबी साहबा शहीद भी इसी जुमरे में आती थी। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में बाकायदा कैटेगोरिकली इस शिक को शामिल किया गया। वो और बात है कि वो शहीद हो गई और उसके बाद इस शिक को इंप्लीमेंट किया हमने अकॉर्डिंग टू द डिटेल्स गिवन इन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। तो उस पर सिर्फ हमारे लिए किए जाने की बात थी, तो वो मैं यकीनन बीबी साहबा नहीं रही थी। लेकिन बहरहाल जब ये शिक को
इस मुल्क के आइन का हिस्सा बनाने का फैसला किया गया था, उस वक्त बीबी साहबा जो थी वो मौजूद थी एंड शी वाज सिग्नेटरी ऑफ दिस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वो तो अभी वो कहा जाता है ना कि वो तो दफन हो गया, वो तो साइड पे खत्म हो गया, हमने उसको दफन नहीं किया, नहीं रही, वो तो कुछ भी नहीं। हम ये प्लेज बार बार कर रहे हैं कौम के साथ कि वो एक तब्दीली का अंसर है, वो एक तब्दीली की नवीद है। हम आज भी उस पर कारबंद थे, खुदा ने हमें मौका दिया, और आप आगे भी आप रहेंगे। मैं शर्जील में सबसे बात करूं, मौका दिया तो हम उसको इंशाल्लाह इन लेटर एंड स्पिरिट इंप्लीमेंट करेंगे, इस मुल्क में अमल दरामद जरूर करेंगे। शर्जील में सब सारी गुफ्तगू आपने सुनी। मुल्की सियासी हालात का जब हम जिक्र करते हैं, आवाम के मसाइल का जिक्र करते हैं, 5.8% इस मुल्क में महंगाई सिर्फ एक हफ्ते के दौरान बढ़ती है, करप्शन के केसेस आपकी हुकूमत में बहुत ज्यादा सामने आते हैं, फिर कहा जा रहा है जैसे इमरान खान एक नई सियासी कुव्वत के तौर पर सामने आ रहे हैं और आपके नाराज अरकान आप लोगों को भी छोड़कर जा रहे हैं, तो आप लोगों के पे भी इस वक्त लगता है कुछ टफ टाइम आ गया क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आसमा साहिबा। सबसे पहली बात आपने महंगाई की तो महंगाई जो है वो पूरी दुनिया में बढ़ रही है और उसके रिसेशन के जो है असरात यहाँ पे भी पड़ते हैं। और जिस तरह ऑयल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्टेशन और दूसरी चीज़ें भी महंगी होती हैं। जहाँ तक आपने करप्शन की बात की तो करप्शन इस मुल्क में आज का मसला है नहीं, और जहाँ तक गवर्नमेंट पे जो भी एलिगेशन गवर्नमेंट के कुछ लोगों पर हैं तो वो कोर्ट्स में चल रहे हैं। लेट्स कोर्ट डिसाइड कि वो चीज़ें क्या होनी है। मसला ये कि हम जितने वो बड़े तो 7 बड़े इदारे तो आपके बिल्कुल बैठ गए ना, वो तो रेलवे आपका बैठा हुआ है, PIA आपका बैठ गया, बड़े बड़े मालियाती इदारे इस वक्त खसारे का शिकार। जी फरमाइए। अगर आप मुझे कंप्लीट करने देंगी तो, क्योंकि अच्छी तरीका ये होता है कि मैं कंप्लीट कर लूं, फिर आप मुझे 100 सवाल पूछ ले, मैं जवाब दूंगा। बात ये, जहां तक आपने रेलवे और PIA की बात की, रेलवे और PIA कभी भी प्रॉफिट में नहीं थे, पहली बात ये। दूसरी बात है कि आज हम जिन मसाइल का जिक्र कर रहे हैं, मुझे अफसोस ये होता है जो 60 सालों से इस मुल्क में जो मसाइल मुख्तलिफ अदवार में पैदा हुए होते हैं और वो हम सब एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि कोई एक गवर्नमेंट आके वो सारे मसाइल हल कर लेगी, क्योंकि उसमें सिस्टम में जब खराबियां होती हैं और मुख्तलिफ उसमें कुछ वजूहत होती है तो फिर हम इतने छोटे टाइम फ्रेम में या किसी एक टेन्योर में किसी एक गवर्नमेंट से हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हम ये भी नहीं कहते कि अगर हमारे बाद किसी और की हुकूमत आएगी तो वो भी सारे मसाइल जो है वो इन 4-5 साल में कंप्लीट कर लेगा या उसको काबू पा लेगा। ये एक बहुत बड़ा गंद है जो कि अफसोस के साथ जो है, क्योंकि डेमोक्रेसी को टाइम कम मिला, आमरीत को टाइम ज्यादा मिला, वो मसाइल पैदा हुए। आज भी आमिरों के पैदा किए हुए मसाइल को हम सब लोग फेस कर रहे हैं और मैं आपसे इस चीज में पॉइंट टू पॉइंट डिबेट करने के लिए भी तैयार हूं कि अगर आज हम दहशतगर्दी को फेस कर रहे हैं तो दहशतगर्दी किस दौर में शुरू हुई, किसने इधर तालिबान को पैदा किया, दहशतगर्दी नहीं होगी, आप ड्रोन हमले रुकवा दें। ड्रोन हमले क्या पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी गवर्नमेंट में शुरू हुए थे? नहीं, आपकी गवर्नमेंट में नहीं शुरू हुए थे, आपकी गवर्नमेंट में तो हो रहे हैं। मेरी बात सुने थे, ये हमसे पहली मुशर्रफ साहब के अदवार में ये चीजें शुरू हुई थी और जो ट्रेंड लोग शुरू कर देते हैं, जो एवेन्यूज खोल देते हैं, फिर दूसरी गवर्नमेंट्स के लिए अनफॉर्चुनेटली वो एवेन्यूज बंद करना बड़ा मुश्किल हो जाते हैं, अगर मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप चलें, आपका बता दें, चलें आपका जिक्र कर देते, जो मैंने सवाल ये किया था कि अभी जो इमरान खान जो सियासत में दाखिल हो गए और सारे के सारे लोग जा रहे हैं वहां, आप उस पर जरा बता, आपके नाराज अरकान भी उसमें जा रहे हैं, तो क्या आप लोगों पे भी मुश्किल टाइम आ रहा है क्या? देखें, पहली बात नाराज अरकान की है तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी में कोई नाराज नहीं है और ना ही कोई जाएगा। अगर कोई एक दो शख्स जो है वो चले जाते हैं तो वो उनकी अपनी मर्जी। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट बात है आपने इमरान खान साहब के हवाले से की, मेरी बात सुने। इमरान खान साहब की अगर मकबूलियत में कोई इजाफा हो रहा है तो वो चीज बकौल उनके कि आज नहीं, उनको 15 साल लगे इस जिदोजहद में। और अगर आज से सिर्फ 1 साल पहले, क्योंकि ओवरनाइट तो किसी की मकबूलियत होती नहीं, अगर लोगों को उनसे प्यार है, मोहब्बत है, तो 15 साल में ये मोहब्बत डेवलप हुई है बकौल उनके। तो पिछले अगर 1 साल में भी बाय इलेक्शन मुल्क की देख लें या पिछले 6 महीनों में भी बाय इलेक्शन मुल्क की देख लें कि हर बाय इलेक्शन में इमरान खान साहब ने तो जनरल इलेक्शन का बायकॉट किया, लेकिन बाय इलेक्शन में सब में उन्होंने इलेक्शन को कॉन्टेस्ट किया, लेकिन एक भी बाय इलेक्शन की सीट वो जीत नहीं सके। इसका मकसद है कि जल्द से करना। सिर्फ अगर आपको याद हो तो 88 में काजी हुसैन अहमद साहब के भी बड़े जलसे होते थे, इमरान खान साहब की उसके बाद के अदवारों में। तो जलसों पे ना जाए, लेकिन जो रहमान मलिक साहब ने कहा, ज़हीम कादरी साहब कह रहे हैं, रहमान मलिक साहब ने कहा कि जलसा जो मेरी बात कराया और जिस तरह से कराया गया उनको रिपोर्ट पता है सब कुछ। प्लीज लेट मी कंप्लीट, प्लीज लेट मी कंप्लीट, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूं पब्लिक के सामने। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूं कि जलसे हर अदवार में बड़ी बड़ी पार्टियों के होते हैं और जिसमें बड़े लोग आते हैं, लेकिन अवाम वोट किसको देते हैं वो अलग बात है। वो बैलेट पेपर जब खुलता है तब पता चलता है कि अवाम को सबका पता है कि कौन प्रैक्टिकल बातें करता है।
तो इन्होंने अभी अगर आज से 6 महीने पहले भी जितनी बाई इलेक्शंस में इमरान खान साहब ने पार्टी कॉन्टेस्ट किया इलेक्शन में और उनको एक सीट भी बाई इलेक्शन में नहीं मिली, तो इनके फ्यूचर भी सबके सामने आ जाता है। दूसरी बात अगर रियलिस्टिक होकर बात करें, जिस तब्दीली की बड़े बड़े दावे कर रहे हैं इमरान खान साहब, मैं उनको कहता हूं बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि किसी को भी डिस्करेज नहीं करना चाहिए। कोई अच्छे काम की बात कर रहा है और अच्छी अगर कोई चीज करना चाहता है तो हम उसको वेलकम करेंगे। लेकिन उसके साथ में एक बात जरूर पूछूंगा कि क्या आप समझती हैं, आप भी एक तज्जिया निगार भी हैं, सहाफी भी हैं, इमरान खान साहब 175 प्लस सीट्स उठाएंगे नेशनल असेंबली में? डू यू थिंक? चलिए ये हम अवाम इसका जवाब नहीं, पूरे पाकिस्तान का जो रूरल एरिया है, अवाम दे सकते हैं, बिल्कुल इसका जवाब अवाम दे सकते हैं, बेहतर तौर पे दे सकते हैं, अवाम बता सकते हैं। फारूक अमजद मीर साहब से मैं पूछ लूं ना, आपने ये जो पॉइंट उठाया, बिल्कुल एक शहर में बड़ा जलसा कर लेने से आप कह रहे हैं कुछ नहीं हो सकता। फारूक अमजद मीर साहब, क्या आप लोग चेंज ले आएंगे? बाई इलेक्शन में 2-2 हजार वोट आप लोग लेते हैं, तो लाहौर का जलसा करने के बाद लोग धड़ाधड़ आपकी जमात में शामिल हो रहे हैं, क्या वाकई इतनी बड़ी तादाद में आप लोग सीट्स ले आएंगे, पाकिस्तान में तब्दीली ले आएंगे? जैसे शर्जील मेमन साहब कह रहे हैं लोग वोट बड़ी सियासी जमातों को देते हैं, आप लोगों के खाते में कितने वोट्स आएंगे? क्या देखें, एक तो मैं गुजारिश कर दूं, शर्जील मेमन साहब को शायद याद नहीं है, ये लाहौर में एक बाई इलेक्शन हुआ था 160 PP 160 का, जिसके बाद फिर हमने ये फैसला किया था कि हम कोई बाई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, और उसमें सारी रिपोर्ट्स आपके सामने हैं। वो इलेक्शन हमने जीता था, उसको जो है वो धांधली से वो हरवाने के ज़िम्मे में डाला गया। उसके बाद फिर हमने फैसला किया, इसलिए ये कहना कि 6 महीने साल हमने ये इलेक्शन इस दौर में अब लड़े ही नहीं है। जो लड़ा था साहिवाल में इलेक्शन लड़ा आपने? बिल्कुल नहीं लड़ा, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ नहीं लड़ा। बिल्कुल लड़ा। रहीम कादरी साहब, आप चले मुझे बात कर लेंगे। आपने इलेक्शन लड़ा पूरा और आपके वहां से 887 वोट। इजाजत दे दें। मैं पूरे जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ कि साहिवाल में हमने बिल्कुल कोई नुमाइंदा नहीं खड़ा किया, और ये जो कहा जा रहा है ये सारा का सारा राना सनाउल्लाह साहब के एक बयान पे ये बात करते हैं, और उनके पास इसका कोई सबूत नहीं है कि हमने कोई कैंडिडेट उधर खड़ा किया हुआ है। आप कोई अपने जो है वो झूठ के बुनियाद पे बात बनाना चाहे तो मैं उस पर कुछ नहीं अर्ज करना चाहता। दूसरी बात जो अभी शर्जील मेमन साहब ने कही, मैं नहीं, पिंडी में इलेक्शन आपने लड़ा था? नहीं लड़ा था? हाँ, वो लड़ा था पहले, वो नुमाइंदा जो है वो शायद चुनने में हमसे, हाँ लड़ा था, वो लड़ा था। मैंने कह रहा उसके बाद आखिरी कितनी सीटें ले लेंगे? चले मुझे इजाजत दे दें, मैं इंशाअल्लाह ताला। देखें, अभी जो है ये सारी परसेप्शन की बात है सियासत, इसमें आज प्रेडिक्ट मैं करूं जैसे मैं कोई बहुत बड़ा को आलम फाजल आ गया हूं, तो मेरे पास इसकी नहीं है। मैं अपनी दुआएं और अपनी ख्वाहिशें जो हैं वो बना के आपको दे सकता हूं कि जनाब ये होगा, लेकिन जो जिस तरीके से सूरत हाल बन रही है, जो एनालिस्ट हैं उनके ख्याल में इस वक्त जो है सबसे बड़ी पार्टी इंशाल्लाह पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ है, और बाकी दो जो हैं मुख्तसर सा जवाब देंगे, मुख्तसर सा जवाब। ज़हीम कादरी साहब, मैं बिल्कुल आप पे भी आऊंगी, मुझे ब्रेक में जाना है। ज़हीम कादरी साहब से इतना बता दें, बड़े सियासी लीडर बनकर उभर रहे इमरान खान, उसके बाद हम एस्टेब्लिशमेंट का जिक्र करते हैं। देखिए, मैं तो बिल्कुल दुआ करूंगा उनके लिए कि खुदा ताला उनको तौफीक दे कि वो इस मुल्क की खिदमत करें। मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज जब भी आएंगी सामने तो उसमें सियासत का फायदा होगा, लेकिन नॉट थ्रू बैकडोर डिप्लोमेसीज। देखिए, मेरी सिर्फ ये गुजारिश है कि आपने बात की कि साहिवाल का इलेक्शन नहीं लड़ा, आप सिर्फ इस चीज़ का एडवांटेज ले रहे हैं कि आज तक इलेक्शन कमीशन में आपका कोई इंतखाबी निशान नहीं है। आपने बाकायदा वहाँ पोस्टर्स लगाए, आपने वहाँ अपनी क़यादत को भेजा, उन्होंने जाके तकरीरें की और 887 वोट निकले। बहरहाल ये नहीं मानते, मैं अपना प्लेज वापस लेता हूँ, अर्ज सिर्फ ये है कि तब्दीली की जो बात कर रहे हैं उसके लिए आपके पास पूरा प्रोग्राम होना चाहिए। इमरान खान साहब ने एक बात की, तब्दीली की, और तब्दीली लाने के बारे में वो ये कहते हैं कि पुलिस ऑर्डर में मैं चेंज लाऊंगा और जो SHO है वो इलेक्टेड होगा। आप मुझे ये बताइए कि इससे बड़ी मज़ाहका खेज गुफ्तगू हो सकती है कोई कि अगर किसी हल्के का SHO इलेक्टेड होगा तो फिर वो उन लोगों के साथ क्या करेगा जिन्होंने उसको वोट नहीं दिए होंगे? ये वो शरफ के कॉन्सेप्ट को, तो दे आर वल्नरेबल, इनके पास कोई सिस्टम नहीं है, इनके पास कोई कॉम्पिटेंस नहीं है, इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना इन्होंने आज तक कभी कोई यूनियन काउंसिल तक चलाई नहीं है। और जिन चेहरों के साथ हम इसी पे बात करते हैं, ब्रेक लेते हैं। जी बिल्कुल, बोलिए। लेकिन मुझे ब्रेक लेनी है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद ज़हीम कादरी साहब ही से हम कंटिन्यू करेंगे, जिसपे वो बात कर रहे थे तब्दीली कैसे ला सकते हैं, कोई मैनिफेस्टो लाया, अमल सामने लाया, जो एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा कौन है, एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त किस सियासी जमात को सपोर्ट करी, इस पर बात करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।
जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात हो रही है तब्दीली के हवाले से और कहा जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट खास सियासी जमात को सपोर्ट कर रही है, तो एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा इस वक्त कौन है? ज़हीम कादरी साहब, आप कह रहे थे कि ये कहते हैं कि SHO भी इलेक्टेड होगा, तो आपके नजदीक तो मतलब मज़ाक़-ए-खेज़ बात है आसमा, अर्ज़ सिर्फ ये है कि दे आर सीरियसली कंफ्यूज्ड। जिन लोगों के साथ मिलकर ये तब्दीली लाना चाह रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनको तमाम लोग आप देख लें जिनको ये ले रहे हैं अपनी पार्टी में, वो लोग हैं जो 10 साल जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ इस मुल्क पर हुक्मरान रहे हैं किसी भी सूरत किसी भी हाल में। चले इसको हम इससे आगे बात करते हैं। इमरान खान साहब खुद पर्सनली कंफ्यूज्ड हैं। टेररिज्म की वो मुखालफत करते हैं, तालिबान को सपोर्ट करते हैं। अमेरिका की बात करते हैं तो उनके पास कोई जवाब नहीं है कि किस तरह हमने कन्फ्रंट करना है और आगे किस तरह चलना है, और इस ग्लोबल विलेज में हमने किस तरह आगे एज ए बिग नेशन किस तरह अपने आप को कैरी फॉरवर्ड करना है। अर्ज सिर्फ ये है कि सिर्फ गाली दे लेने से, किसी को बुरा भला कह लेने। कल मेरे साथ एक साहब टीवी पे थे, उन्होंने बात यहाँ से शुरू की कि जी इस मुल्क की ऑपोजिशन जो है उसने वाइब्रेंट किरदार अदा नहीं किया। मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे पिन पॉइंट करके बता दीजिए कि कहाँ हमने डेविएट किया है, तो वो कहते हैं मुझे तो इस वक्त सरदस्त याद नहीं है, अगर मुझे आप बताते तो मैं घर से लिख के लाता। कोई जज साहब थे कराची से। अर्ज सिर्फ ये है, देखें गाली देने की जो बात है, आप आइए मेन स्ट्रीम में आइए, खुदा ताला आपको तौफीक दे कि आप असेंबलियों तक पहुंचे। आपको इल्म ही नहीं है कि जब पार्लियामेंट में डिसीजन होते हैं, यकीनन पार्लियामेंट के डिसीजन उस तरह इंप्लीमेंट नहीं हुए इस दौर में जिस तरह होने चाहिए थे, लेकिन जिस स्टेटस को की आप बात कर रहे हैं माजरत के साथ, आप उसका हिस्सा है भाई। ये वही स्टेटस को है जो जनरल परवेज मुशर्रफ ने इस मुल्क पर लागू किया था। आज उन्हीं लोगों को लेके आप उस स्टेटस को तोड़ने की बात कर रहे हैं। फारूक अमजद मीर साहब, फिर क्या मतलब? इसका मतलब एस्टेब्लिशमेंट आपके पीछे, आपकी जमात के पीछे बार बार रेफरेंस वो दे रहे हैं, बार बार इशारा कर रहे हैं कि वही लोग जो मुशर्रफ के साथ थे, जो पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, तो क्या वो लोग अब PTI में अगर आ रहे हैं तो वो एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है? मेरी जमात से तो आज तक कोई नहीं किया अल्लाह के फजल से। पीपल्स पार्टी और क्यों आपकी जमात से नहीं गए, वो जवाब दे दें। फारूक अमजद मीर साहब अगर जवाब दे दें तो ये वो पार्टी होगी जो जहां से निकाला गया वो यहाँ आके एडजस्ट हो जाएगा। मैं गुजारिश करने लगा हूँ, एक तो इनके जहन में नहीं है, शायद कादरी साहब को याद नहीं रहा, इमरान खान साहब इस कौमी असम्बली के मेंबर रहे हैं, लिहाजा वहाँ पे क्या वर्किंग होती है वो उनको अंदाजा है। दूसरी बात जो है वो इन्होंने कहा कि जी मज़ाक़ खेज़ बात है कि SHO जो है वो इलेक्ट होगा। सारे अमेरिका में, जो सारी दुनिया में इस वक्त तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ पे इसी तरह होता है। शेरिफ जो है वो इसी चीज़ का नाम है। क्या अब तीसरी मुझे इजाज़त दे नहीं, मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे, आप बताइए कि क्या होगा उस शख्स का जो उसके खिलाफ वोट देगा SHO के, और इस सोशल सेटअप में उसका क्या इम्प्लीकेशन होगी? जरा मेहरबानी करें बता दें ताकि पूरी कौम को पता लग जाए कि आपकी सोच क्या है। देखें, इनका ये ख्याल है कि जिस तरीके से बाज़ इनके साथी जो हैं वो अपने मुखालफिन को विक्टिमाइज़ करते हैं, शायद हर आदमी ऐसे करता है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में बड़े अच्छे लोग मौजूद हैं। और दूसरी बात जो है, ये SHO जो मौजूदा जो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है अपनी पसंद का काम ना करने पे, ये जो इलेक्टेड लोग हैं उनकी मर्जी से लोगों को विक्टिमाइज करता है। इसलिए हम ये समझते हैं इसका हटाया जाना बहुत ज़रूरी है। अब कोई इससे एग्री करे, कोई डिसएग्री करे, हमारा ये प्रॉब्लम नहीं है, हमने अवाम के सामने रख दिया। अब जहाँ तक ये बात है कि ये सारी पार्टीज अब कह रही हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रही है, सिर्फ 3-4 फिक्रों में मैं कोशिश करूँगा मैं समअप कर दूँ। ये स्टेटस को जो इस वक्त ये निज़ाम चल रहा है, इसमें हर जो पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त गवर्नमेंट में है, वो पंजाब में हो, वो सेंटर में हो, वो सिंध में हो, वो KPK में हो या वो बलोचिस्तान में हो, इन सारों ने फ़ायदा उठाया है और उस फ़ायदे उठाए हुए को प्रोटेक्ट करने के लिए इस निज़ाम का कायम रहना ज़रूरी है। इसलिए हमने तो ये पहले प्रेडिक्ट किया, सिर्फ एक फिक्रा, हमने तो पहले ये प्रेडिक्ट किया हुआ है कि जब जेन्युइन थ्रेट इस सिस्टम को नज़र आएगा, ये सारी स्टेटस को की पार्टी इकट्ठी होंगी। और आज ये नजर आना आपको शुरू हो गया है कि ये सारी स्टेटस को की पार्टी हमारे खिलाफ इकट्ठी होंगी और इंशाअल्लाह ताला हम इस सिस्टम को बदलेंगे। और जहां तक ये बात है कि आप बदलने आए हैं, शर्जील मेमन साहब, आपकी हुकूमत है, आपकी हुकूमत है। मैं आसमा एक सवाल करना चाहता हूं। फारूक मीर साहब मेरे बड़े प्यारे बड़े भाई हैं। मैं ये सिर्फ कहता हूं कि इस सिस्टम को और स्टेटस को बदलने के लिए जब ये क्यू लीग में थे और बाकी क्यू लीग के लोग जो आए हैं, उन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ के सामने आवाज क्यों नहीं उठाई और इस स्टेटस को ना तोड़े जाने पर इस्तीफे क्यों नहीं दिए? जो वजीर थे, जो जिला नाज़िम थे, उन्होंने इसको क्यों नहीं छोड़ा? चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, खाने पीने की चीजें चाहिए, कोई नहीं चाहिए कि किसकी बारी और किसकी बारी कोई बारी नहीं।
पूरी कौम आपसे की जवाब आंखों में दूंगी। मिर्ची डाल शर्जील रहे मेमन हैं। साहब काफी देर से वेट कर रहे हैं। शर्जील मेमन साहब, आपकी हुकूमत है, वो स्टेटस को तब्दीली की बातें हो रही हैं, फिर कहा जा रहा है बड़ी सियासी जमातें इकट्ठी हो जाएंगी, पीटीआई ज्यादा आगे आ जाएगी, तो अब आप लोग मुश्किल का शिकार है या नहीं इमरान खान के एक जलसे से? और मुझे वो जवाब आपने नहीं दिया। रहमान मलिक साहब ने कहा था कि ये एस्टेब्लिशमेंट नहीं या ये जलसा किसने कराया, उनके पास भी रिपोर्टें हैं सारी की सारी, कुछ ऐसा ही है क्या? खैर आसमा साहबा, जो रहमान मलिक साहब ने अगर कोई बयान दिया तो उसकी रिपोर्ट्स उनके पास होंगी तो वही ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो उनके पास इन्फॉर्मेशन वो मेरे पास इन्फॉर्मेशन हो। दूसरी बात जो इन्होंने कही फारूक साहब ने कि हमें कोई थ्रेट है या हम सब इसके खिलाफ हो जाएंगे और सब एक हो जाएंगे, बात है कि ना ही हमें इमरान खान साहब से कोई थ्रेट है और ना ही इनके इतनी बड़ी कोई कदावर शख्सियत हैं जिसके खिलाफ तमाम पार्टियां एक हो जाएंगी। मतलब एक बड़ा जलसा करने से और उसमें कॉन्सर्ट करने से अगर कोई ये समझता है कि मैं पाकिस्तान की बहुत बड़ी कोई तुरम खान शख्सियत बन गई हूं, तो पाकिस्तान में सिर्फ एक लाहौर शहर नहीं है, पाकिस्तान में 4 सूबे हैं, पाकिस्तान में उसके अलावा रूरल एरिया है जिसमें आज तक इनकी तंजीम साजी तक नहीं है। और जिस ये इनकलाब की बात कर रहे हैं, उस इनकलाब में भी इनको मेरे ख्याल से कम 20 से 25 साल और मजीद चाहिए और लगेगा। जहां तक इन्होंने बातें की ना, और जिस तरह की इन्होंने इमरान खान साहब ने जलसे में जो तकरीरें की, अच्छी बातें पे हर आदमी जो है वो तालियां बजाता है। अगर आप कल को आ जाएं, मैं भी कोई जलसा करता हूं और मैं जितनी अच्छी बातें करूंगा तो पब्लिक जो है वो जोशो खरोश से तालियां बजाएगी। लेकिन पब्लिक को लाना मुश्किल काम होता है, पब्लिक को लाना मुश्किल काम नहीं होता। कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप आज अगर यहाँ पे राहत फतेह अली खान का एक कॉन्सर्ट करा लें मीनार पाकिस्तान पे, इससे ज्यादा लोग आ जाएंगे। अच्छा। तो इशू वो नहीं चले, है, आप इसको कॉन्सर्ट से तशबीह दे रहे हैं। ठीक ठीक नहीं मैं ये भी एक सेमी कॉन्सर्ट था। अच्छा, इशू ये है जो ये बातें कर रहे हैं ना, मतलब वो प्रैक्टिकल बात नहीं है इमरान खान साहब की। मतलब मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ एज ए क्रिकेटर, लेकिन वो चीजें जो हैं वो इतनी प्रैक्टिकल इसलिए नहीं है कि जिस तरह ये एसएचओ वाली बात की, ये ज़हीम कादिर साहब ने मेरा ही जुमला ले लिया किसी शो का, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि ये बात कर रहे हैं इलेक्शन करवाएंगे एसएचओज की। बात यह कि यहाँ पे अगर कोई एक वाकया हो जाता है तो एसएचओ को एक हफ्ते के बाद तब्दील हो जाता है। तो क्या ये हर हफ्ते जो हर कॉन्स्टिट्यूंसीज में हर जो है छोटे छोटे जगहों पर इलेक्शन होते रहेंगे एसएचओज के? मतलब ये प्रैक्टिकल बात नहीं। मतलब एक अगर किसी शख्स का कोई विजन हो ना तो उस पर बात की जाए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अच्छी बातें कैच करना, क्योंकि इस मुल्क में जो एक दफा अगर सिस्टम में आ जाए, चले मैं कहता हूं कि वैसे आएंगे नहीं, लेकिन बिल्कुल आपको ये सिस्टम में नहीं, प्लीज सिस्टम में आएंगे तो फिर आपको पता चलेगा। सबने आसमा साहबा सबने बात की, मुझे प्लीज मुझे बिल्कुल ब्रेक भी लेनी है, मुख्तसर बोलिए प्लीज। मैं ये कह रहा हूं कि सिस्टम से दूर हटकर और सिस्टम में ना होकर तनकीद करना बहुत आसान होती है बात, लेकिन एक दफा अगर ये सिस्टम में आ जाएंगे, जो कि उम्मीद कम लगती है, उसके बाद इनको कितने चैलेंजेस का बैरूनी अंदरूनी चैलेंजेस का जो, लेकिन वो कह रहे हैं ना हमारी बारी आ रही है। वो मियां साहब को उन्होंने कहा कि अब आपकी बारी नहीं, अब हमारी बारी है कि ये किस तरह हुकूमत चलाते हैं। जी, ये बातें चले, वो हुकूमत चलाना आपके नजदीक मुश्किल काम है, कुछ सेटअप कहते हैं, वो कहते हैं कि सेटअप हम चेंज करेंगे, मुझे तब्दीली लेकर आएंगे। मुश्किल तरीन काम है, मुश्किल काम ही। चले सबको मिला लें, जैसे आपने एमकेएम को मिला लिया, एएनपी को मिला लिया, मौलाना साहब को मिला लेते हैं, सबको मिला लेते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि अगला सियासी नक्शा क्या बनेगा। जैसे पीपल्स पार्टी पीटीआई के जलसे को कॉन्सर्ट कह रही है, नून लीग इसको पुतली तमाशा कह रही है, पीटीआई इस हवाले से क्या कहती है, एस्टेब्लिशमेंट कैसे किस सियासी जमात को यूज करती है, इस पर बात करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम मुल्क की सियासी हालात का जिक्र कर रहे थे। इनकलाब लगता है कुछ ऐसे है कि मुल्क की वाहिद जरूरत है और इनकलाब भी तब्दीली ला सकता है। फारूक अमजद मीर साहब, शर्जील मेमन साहब जैसे ये कह रहे थे कि पाकिस्तान में हुक्मरानी करना बहुत मुश्किल काम है, तो ये आप अगर आए तो कोई प्लानिंग लेकर आए, कुछ काम करें तो 20 साल बाद आप आ सकते हैं। तो क्या आपको लग रहा है वाकई ये हुकूमत करना इतना मुश्किल काम है कि आप जब तक सिस्टम में नहीं आते आप चेंज नहीं ला सकते? क्या देखें, बात यह है कि अगर नीयत ठीक हो तो हुकूमत करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसलिए हम ये समझते हैं, हमने इस पे बड़ा जो है वो पेपर वर्क किया हुआ है, बड़ी रिसर्च की हुई है, बड़े लोग हैं जो हमारे साथ इस पे काम कर रहे हैं, थिंक टैंक जो है वो काम करते हैं। इसलिए ये बात जो है मैं इनसे एग्री नहीं करता, और इंशाल्लाह जब आएगा वक्त, नीयत अल्लाह हमारी ठीक रखे, आपको नजर आ जाएगा। दूसरी बात जो मैं आपके सामने एक और परवेज मुशर्रफ साहब के साथ जब आप साथ थे तब नीयत ठीक नहीं थी क्या? चले, मैं आप गुजारिश कर देता हूँ, उस वक्त भी अगर अवाम को याद होगा, क्यू लीग की लीडरशिप के खिलाफ एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना था जो आपके इस आजिज ने बनाया था, क्योंकि मैं समझता था कि वो लोग जो है करप्शन में मुलविस हैं, और यही आजिज जो है वो उस वक्त अपनी जान जो है वो उस पर खेल के रहा था। नहीं, कितने साल बाद बनाया था वो? नहीं, मैं तो ज़िमनी इलेक्शन में इलेक्ट होकर आया था, विद इन 6 मंथ जो है वो ब्लॉक बना था।
इसलिए मुझे शर्जील साहब आपको नहीं पता, मुझे बात कर लेने दें, आपकी मेहरबानी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, जो सियासतदान जो है वो नेक नीति से मुल्क की खिदमत और आवाम की खिदमत के लिए सियासत कर रहा है, जैसे कि मेरी जो है वो तासुर है, ये दोनों भाई जो मेरे साथ बैठे हैं उनकी इज्जत होनी चाहिए। मैं इन दोनों से इस वक्त भी माजरत करने को तैयार हूं अगर मेरी किसी बात से इनकी दिल आजारी हुई हो, लेकिन मैं साथ ये भी गुजारिश करना चाहता हूं कि सियासत जो है उसमें इल्जाम बराए इल्जाम ना लगाएं। हाँ, बड़ा जरूरी है। मुझे एक मिनट के लिए मुझे इजाजत दे दें। मैं ये गुजारिश कर रहा हूं, हमारे अब बढ़ते हुए कद का सबूत सिर्फ एक बात से आपको देता हूं कि ये दोनों सो कॉल्ड मेरी बड़ी पार्टियां जो हैं वो मुझे आजिज पे जो है वो चढ़ाई किए हुए हैं, और इसके बावजूद मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। फिर ये कहती है कि एस्टैब्लिशमेंट आपके साथ है। मैं देखें, इसलिए मैंने पहले गुजारिश की, जूं हमारी ताकत इनको बढ़ती नजर आएगी, इन्होंने एक दूसरे के करीब होना है और इन्होंने इसके साथ साथ जो है स्टेटस को बचाने के खाते में क्यों डाल दिया जाता है? मीर साहब ये मुझे बता दें, एस्टैब्लिशमेंट के खाते में क्यों डाल दिया जाता है? इनको कभी ये जो है तासुर ही नहीं था कि अगर अवाम जज्बे से निकले तो वो क्या कर सकती है। कोई चीज जो है वो पाकिस्तान में हो जो किसी की समझ में ना आए, वो कहता है जी एस्टैब्लिशमेंट। देखें, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपके सामने ये गुजारिश करता हूं, किसी तरह की कोई एस्टैब्लिशमेंट जो है वो हमारे पीछे नहीं है। इंशाल्लाह हमारे साथ अल्लाह की ताकत और अवाम की दुआएं हैं, और चूंकि पाकिस्तान की तकदीर लिखने का अल्लाह ताला ने तकदीर बदलने का फैसला कर लिया है, तकदीर बदलने का वक्त आ गया। आप ये कह रहे हैं कि इसलिए ठीक। ज़हीम कादरी साहब, क्या आप और पीपल्स पार्टी अब मुंह देखते रह जाएंगे? पहले पीपल्स पार्टी की बारी थी, फिर कहा जाता था आपकी बारी, तो फिर इसका मतलब आपकी बारी तो माइनस हो गई। वो कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ नहीं है, अब क्या होगा फिर? आपको क्या लग रहा है क्या होगा? मैं ना तो बारियों की बात पे एतबार करता हूं, चाहे वो मेरी तरफ से आए या यूसुफ रजा गिलानी साहब की तरफ से आए। मैं थोड़ी सी अर्ज ये करूंगा कि प्रॉब्लम जहाँ से क्रिएट हुआ वो ये हुआ कि इस दौर में, ख़ास तौर पे 3.5 बरस में मीडिया की वजह से, और जो आपने भी कहा कि करप्शन के स्कैंडल्स आए, इनकॉम्पिटेंस, करप्ट और डिसऑनेस्टी जो जारी रही 3.5 बरस में, उसमें थोड़ा सा गल्फ आ गया, उसमें थोड़ा सा वैक्यूम क्रिएट हुआ। और इस्टेब्लिशमेंट, ख़ासतौर पे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कैटेगोरिकली मैं कहूँगा, उनको ये चीज़ नज़र आ रही थी कि ये दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि बहरहाल अवाम में अपनी जड़ें रखती हैं, मौजूद हैं, इनके मंशूर मौजूद हैं, उनको हमने कट टू साइज करना है। और अगर वो हमें कट टू साइज नहीं करेंगे भाई, तो फिर हम उनकी बात किस तरह मानेंगे? अगर हम उनको कन्फ्रंट कर रहे हैं फ्रंट फुट पे, तो आप मुझे ये बताइए कि हम किस तरह वारा खाते हैं उनको। मैं पीपल्स पार्टी को बिल्कुल बेल आउट नहीं कर रहा करंट सिचुएशन से, लेकिन आपने जो सवालात किए हैं वो तमाम के तमाम तहरीक इंसाफ के बारे में थे, इसलिए मैंने उनका जवाब देना मुनासिब समझा। और यही मेरा ख्याल में शर्जील मेमन साहब सोच रहे होंगे कि अर्ज सिर्फ ये है कि अटैक नहीं किया अटैक की बात नहीं, वो तो इश्यूज मौजूद है ना। देखें, उसमें बड़ी वाज़ेह बात है कि इश्यूज क्या है इस मुल्क के, क्या इस मुल्क के इश्यूज फाइनेंस, डिफेंस। सारा टाइम ज़हीम कादरी साहब लेंगे या कुछ मुझे भी कुछ जवाब देने का मौका मिलेगा? यार शर्जील भाई, बात खत्म कर रहा हूं, बिल्कुल आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्योंकि मीर साहब ने ये कहा ना, आज दोनों ने आपने उन पे चढ़ाई कर दी, क्या लग रहा है आप दोनों आपस में एक दूसरे के खिलाफ बात करेंगे। बेल आउट करे घर नहीं भेजना चाहता, थोड़ी मेरे एक दो सवाल आते उनका जवाब चाहूंगा। चले, आप दोनों एक दूसरे को बेल आउट ना करें। क्या इस मुल्क के बेसिक इश्यूज जो है, क्योंकि हमें क्लोजिंग की जाने भी, क्या इस मुल्क के बेसिक इश्यूज, मैक्रो इश्यूज, फाइनेंस, डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से मुंसलिक नहीं है? क्या बिजली, गैस और पानी पंजाब की हद में है? क्या मेरे वजीरों पे, क्या मेरे वजीरों पर, क्या पंजाब के वजीरों पर, पंजाब के किसी वजीर ने करप्शन का इल्जाम लगाया है? क्या कोई एक भी मेगा स्कैंडल पंजाब हुकूमत के लिए सामने आया है? तो अर्ज सिर्फ ये है, मैं 2 मिनट ले लूंगा, शर्जील भाई बोलेंगे, फिर मैं भी बोलूंगा, फिर बात खराब हो जाएगी। अर्ज सिर्फ ये है, जवाब देने दे। आपने कहा ना कादरी साहब, आपने कहा मुल्क के बड़े मसाइल का आपने जिक्र किया, बिल्कुल अच्छी बात है। तो उसमें पंजाब हुकूमत का क्या ताल्लुक है? मेरा एम्बिट बहुत छोटा है, मेरा एम्बिट बहुत छोटा है। बेसिक मैक्रो इश्यूज जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने एड्रेस कर रहे हैं, और उसका जवाब फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से चले आ गए, उनको जवाब देने दें। शर्जील मेमन साहब, इश्यूज ज्यादा हैं, इसीलिए बार बार तब्दीली की बातें होती हैं, इसीलिए फिर लोग इमरान खान की तरफ अब देख रहे हैं, इसीलिए फिर 2 बड़ी सियासी जमातों से लोग तंग आ गए। फिर उसके बाद अब आप लोग कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट इन चीजों को सामने ला रहे हैं। ठीक, हम उनसे पूछ लेते हैं। शर्जील मेमन साहब, तो शर्जील मेमन साहब, अब आपकी हुकूमत के खिलाफ करप्शन के चार्जेस, आपकी हुकूमत डिलीवर नहीं कर पाई, तो फिर तो तब्दीली तो लग रहा है मुल्क में आकर रहेगी।
अब आसमा साहब बराए मेहरबानी मुझे कोई भी इंटरप्ट ना करे, मेरी पहली रिक्वेस्ट ये है। अच्छा, कोई नहीं इंटरप्ट करेगा। जितना आपने किया उतना तो क्या करूंगा मैं भाई, ये तो होगा। देखा फिर जी मेमन साहब, अब ये इनकी आदत है, नहीं आदत ये नहीं इनकी है, बहुत बुरी आदत है। जितना आपने अच्छा, किया इस तरह से वक्त जाता रहेगा, मुझे क्लोजिंग भी करनी है, आप वो मेरा बात राइट कीजिएगा। है। शर्जील मेमन साहब, आप तो फिर जवाब उनको दें। ये आदत पड़ जाती है बात करने की। अब बात सुने मेरी, जितना बात इंटरप्ट ये आपने जहाँ किया तक उतना तो मैं करप्शन की करूंगा। बात है, बात जहां तक करप्शन की बात है, करप्शन के इल्जाम अगर कुछ हैं तो वो कोर्ट में चल रहे हैं। अगर वो साबित हो गए तो हम गुनाहगार, अगर वो साबित नहीं होते और सिर्फ वो प्रोपेगेंडाज हैं तो फिर हम आजाद। दूसरी बात ये, ऑडिटर जनरल की 3-4 दिन पहले एक रिपोर्ट आई है जिसमें पंजाब के सिर्फ 6 महकमों में 8 अरब 64 करोड़ रुपए की करप्शन, उन्होंने बेकायदगियां और भाई स्टेट बैंक ने 1000 अरब रुपए की करप्शन की रिपोर्ट दी है। पाकिस्तान का मिनिस्टर ने 4.5 करोड़ रुपया जमा कराया अकाउंट में, उसका जिम्मेदार बीच में कौन ना है? बोलो कादरी साहब, यार अब बीच में ना बोलो ना। आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं ना कोर्ट, कादरी साहब उनको बात करने दें, जवाब देने दें, गलत बात ना जवाब देने करें। दें। कोर्ट में केसेस जो है मैं बात कर रहा हूँ, जो मिनिस्टर ने 3.5 करोड़ जमा करा उसका जवाब कादरी दें। साहब उनको अगर जवाब इनमें देने दें। सच्चाई सुनने की ताकत नहीं है, सच्चाई की अगर बात- सच्चाई सुनने की ताकत नहीं है, 3.5 करोड़ रुपया मिनिस्टर ने जमा नहीं कराया। ये देखें, ऐसे दोनों का टाइम जाया हो रहा है, किसी की बात दोनों को, मैंने आपका किसी की बात समझ नहीं आ रही। मैंने बोला ही नहीं हूं मैं। अब इनमें पता है क्या, इनको जब आईना जितना आप दिखाते हैं तो ये बोलेंगे रोना भाई शुरू कर देते उतना हैं। तो हम मैं बात सुने, बोलूंगा। 3.5 करोड़ रुपया किस मिनिस्टर ने जमा कराया हुकूमत के खजाने में, पहले इसका मैं जवाब देता हूं, मैं जवाब देता हूं। अगर आप बीच में बोलोगे बिल्कुल मेरी जवाब बात सुनो, दें। आइंदा मैं किसी पर मैं आपको बीच में बोलने नहीं दूंगा। आप दे बिल्कुल, आप आप बोले तमीज थे के तो दायरे में जवाब रहकर दें। बात सुने। जितना शर्जील मेमन साहब, मुझे क्लोजिंग करनी तमीज के दायरे है, में बीच बात मुझे करें। क्लोजिंग करनी है, नहीं, मुझे क्लोजिंग पे जाना है। शर्जील मेमन साहब मैं जवाब दें। आपको बताऊं, जी 8 अरब 64 करोड़ 3.5 करोड़ का जवाब तो जो दो यार। शरीफ बरदरान वो ने मिनिस्टर का जो जवाब तो दो। करप्शन किए इस दौर ये में, क्या बात हुई इस भाई? दौर में आप कह रहे हैं मैं हमजा जवाब दे रहा हूं, शहबाज वहां पे आप जवाब हुकूमत नहीं चला दे रहा रहे। है। 16 महकमे एक 16 नाम है महकमे और करप्ट तो वजीर फिर- आला शहबाज शरीफ वहां यार चला रहा करप्ट है। वजीर आला- जिस तरह ओए, वहां पे लूट ओ खसूट मेरे पंजाब भाई, में मेरे इन्होंने प्यारे किया भाई हुआ है। जुल्फकार मैं मिर्जा बता की दूं स्टेटमेंट कि निकाल लो। ये लोग वो पता मैंने क्या, ये मेरा बाहर वजीर नहीं एक था, अपना चेहरा दिखाते हैं, वो अंदर 3.5 इनका कादरी साहब का साहब वजीर उनको था। जवाब देने दें। ये इनका असली चेहरा दूसरा नवाज लीग का। ये सिर्फ और सिर्फ इनकी सियासत सिर्फ करप्शन की सियासत है। ये हाँ। सियासत करते करप्शन, तो इनका कोर्ट में दीन जाओ। ईमान सब करप्शन है। कोर्ट बहुत शुक्रिया। नवाज लीग का वो बिल्कुल। 3.5 करोड़ का जवाब बहुत दिया बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त कम है, हाँ, नाजरीन को भी समझ नहीं आ रही बात हमने ये की, मुल्क में सियासी हालात की तब्दीली कैसे आएगी। मैं शुक्रिया अदा करूं एक बार फिर शर्जील मेमन साहब का, ज़हीम कादरी साहब का, फारूक अमजद मीर साहब का। तब्दीली कैसे आएगी और इस्टेब्लिशमेंट किस सियासी जमात को इस्तेमाल करिए, लेकिन जो हमने देखा मुल्क के सियासी हालात हैं या जो आम आदमी के मसाइल हैं वो जूं के तू हैं। सियासी जमातें आपस की लड़ाइयों में पड़ी रह गई, लेकिन लगता कुछ ऐसे इनकलाब ही मुल्क में तब्दीली का रास्ता हमवार करेगा और किसी भी सियासी जमात को अगर अवाम सपोर्ट करेंगे तो फिर मुल्क में तब्दीली आकर रहेगी। इसके साथ ही इन सेशन से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।